श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रत्याहार सूत्रों को देखा था। प्रत्याहार सूत्र में वर्ण का क्रम किस प्रकार है यह भी समझने का प्रयास किया था, और प्रत्याहार सूत्रों से प्रत्याहार किस प्रकार बनाए जाते हैं और संधि में इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है यह भी समझने का प्रयास किया था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। अष्टात्रिंशी कक्षा अर्थात 38वीं कक्षा में हमने देखा था कि संधि का मतलब है दो वर्णों का मिलकर के एक वर्ण हो जाना। जैसे सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में हमने देखा है जहाँ दो वर्ण के स्थान पर एक वर्ण आ जाता है। अथवा संधि का मतलब है एक वर्ण की सन्निधि में दूसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। जैसे यण संधि। यण संधि में बाद में आए हुए स्वर के कारण पूर्ववर्ती इ, उ, री इन वर्णों के स्थान पर क्रमशः य, व, र आदेश हो जाते हैं। जब भी हम संधि करेंगे तब इन दो में से कोई एक कार्य जरूर होगा। और हमने ये भी देखा था कि संधियाँ 3 प्रकार की हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब तक हम 4 संधि देख चुके हैं, सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। ये चारों ही संधियाँ अच संधि है। आज हम देखेंगे हल संधि जिसका नाम है जश्त्व संधि। जश्त्व संधि समझने से पहले आइए इस संधि में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्याहारों को देख लेते हैं। प्रत्याहार सूत्र यद्यपि आपने याद कर ही रखे हैं पर सुविधा के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। जश्त्व संधि में 4 प्रत्याहारों का हम प्रयोग करेंगे। पहला प्रत्याहार है अण। अण प्रत्याहार का प्रथम वर्ण है अ, द्वितीय वर्ण है ण। तो प्रत्याहार सूत्र में देखेंगे अ इ उण, यहाँ पर अ है और ये जो अण है वो हमको लण वाला अण लेना है। तो अ इ उण के अ से लेके लण के अण पर्यंत आप देखें हलंत वर्ण जितने भी हैं वो इस प्रत्याहार के सदस्य नहीं बनेंगे, उनको हम हटा देंगे। अब बचे हुए वर्ण हैं अ इ उ, रील री, ए ओ, ऐ औ अर्थात अच, उसके बाद है ह और फिर हैं य, व, र, ल अर्थात अंतस्थ। इस प्रकार अण प्रत्याहार के सदस्य होंगे अच, ह और अंतस्थ। दूसरा प्रत्याहार है जल। जल का प्रथम वर्ण है ज, दूसरा वर्ण है ल। तो यहाँ प्रत्याहार सूत्र में देखें जब है, यहाँ पर ज है और अंतिम प्रत्याहार सूत्र हल, इसके लकार तक जल प्रत्याहार हैं। बीच में आए हुए हलंत वर्णों को हम हटा देंगे। तो अब देखें जल प्रत्याहार के सदस्य होंगे झ, भ, घ, ढ, ध अर्थात चतुर्थ वर्ण, झ, भ, घ, ढ, ध अर्थात वर्ग के तृतीय वर्ण, ख, फ, छ, ठ, थ वर्ग के द्वितीय वर्ण, च, ट, त, क, प वर्ग के प्रथम वर्ण और श, श, स, ह ऊष्म वर्ण। इस प्रकार जल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण का समावेश होगा। तीसरा प्रत्याहार है झष। झष में ज प्रथम वर्ण है और श द्वितीय वर्ण है। तो जभय का झ वहाँ से लेकर के जब गढ़ दश के श पर्यंत झष प्रत्याहार बनेगा। हलंत वर्णों को हटा देंगे तो झष प्रत्याहार में वर्ण रहेंगे ज, भ, घ, ढ, ध वर्ग के चतुर्थ वर्ण और ज, भ, घ, ढ, ध वर्ग के तृतीय वर्ण। इस प्रकार झष प्रत्याहार में वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण का समावेश होगा। और चौथा प्रत्याहार है जश। जश का प्रथम वर्ण है ज, दूसरा वर्ण है श। तो जब गढ़ दश का आदि वर्ण ज और अंतिम वर्ण श पर्यंत जश प्रत्याहार बनता है, अर्थात जश प्रत्याहार में तृतीय वर्ण का समावेश होता है। अब जश्त्व संधि की ओर आगे बढ़ेंगे। जल के बाद यदि अण अथवा जश हो तो जल को जश हो जाता है। प्रत्याहार का हमें पता हो तो जश्त्व संधि का स्वरूप ये है। यदि हमें प्रत्याहार का पता न हो तो हमने अभी देखा था इन 4 प्रत्याहारों के अंतर्गत किन वर्णों का समावेश होता है, उन वर्णों को हमें याद रखना होगा।
तब इस जश्त्व संधि का स्वरूप बनेगा जल अर्थात वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण के बाद यदि अण अर्थात स्वर ह अंतस्थ और जश अर्थात वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण हो तो जल अर्थात वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण को जश अर्थात अपने वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। और यदि वर्णमाला में स्वर व्यंजन और व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग ऊष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण का विभाजन यदि न किया जाए तब इस संधि का स्वरूप बनेगा वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात क च ट त प, वर्ग के द्वितीय वर्ण अर्थात ख छ ठ थ फ, वर्ग के तृतीय वर्ण अर्थात घ झ ड ध भ, वर्ग के चतुर्थ वर्ण अर्थात घ झ ढ ध भ और ऊष्म वर्ण अर्थात श स श ह के बाद यदि स्वर अर्थात अ आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह, अंतस्थ वर्ण अर्थात य व र ल, वर्ग के तृतीय वर्ण अर्थात घ झ ड ध भ, वर्ग के चतुर्थ वर्ण अर्थात घ झ ढ ध भ हो तो वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण अर्थात क च ट त प, ख छ ठ थ फ, घ झ ड ध भ, घ झ ढ ध भ वर्ण को क्रमशः वर्ग का तृतीय वर्ण अर्थात घ झ ड ध भ हो जाता है। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि यदि प्रत्याहार नहीं होते तो इन संधियों को याद करना कितना कठिन हो जाता। अब प्रत्याहार के कारण कितनी सुविधा हो गई है। और इन प्रत्याहारों को बनाने के लिए प्रत्याहार सूत्रों में वर्णों का जो क्रम रखा गया है वही क्रम रखना पड़ेगा, उसको हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। इस संधि का नाम है जश्त्व संधि। इसको जश्त्व संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जश हो रहा है, इसलिए इस संधि का नाम जश्त्व संधि है। इसको सूत्र रूप में हम यूँ लिख सकते हैं, जल के बाद यदि अण अथवा जश दो में से किसी भी प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो जल के स्थान पर जश आदेश हो जाएगा। जल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण है और जश प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण है। तो यहाँ पर जल के स्थान पर जश आदेश करेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि जिस वर्ग का जल है उसी वर्ग का जश होगा। यदि जल वर्ण क वर्ग का है तो जश वर्ण भी क वर्ग का होगा। यदि जल वर्ण च वर्ग का है तो जश वर्ण भी च वर्ग का ही होगा। अर्थात क वर्ग के 4 वर्ण क ख घ घ, इनके स्थान पर क वर्ग का ही तृतीय वर्ण अर्थात घ आदेश होगा। इसी प्रकार अन्य वर्गों में भी समझ लेना चाहिए। इस संधि में जल के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश हो रहा है और तृतीय वर्ण को संस्कृत में जश कहते हैं, इसलिए इस संधि का नाम जश्त्व संधि है। आइए उदाहरण से समझते हैं और सरलता से समझ में आ जाएगा। वाक्य है केनचित अपि गच्छति। केनचित का अंतिम वर्ण तकार है जो त वर्ग का प्रथम वर्ण है, अतः जल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। और उसके बाद अपि है। अपि का जो अ है वो अण प्रत्याहार में आ जाता है। अण प्रत्याहार में स्वर ह और अंतस्थ वर्ण आते हैं, तो अकार स्वर होने से अण है। तो जल के बाद यहाँ पर अण होने से जल को अब झष हो जाएगा, अर्थात अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो तकार जो है वो त वर्ग का प्रथम वर्ण है, अतः उसके स्थान पर आने वाला जो तृतीय वर्ण है वो त वर्ग का ही होगा, अर्थात त वर्ग का तृतीय वर्ण दकार हो जाएगा। अतः जश्त्व संधि होकर के वाक्य बनेगा केनचिदपि गच्छति। आगे वाक्य है कदाचित बसयानेन गच्छति, तो कदाचित द्विचक्रिकया। कदाचित बसयानेन, यहाँ पर आप देखें तकार जल है और उसके बाद आया हुआ जो बकार है वो प वर्ग का तृतीय वर्ण है, अर्थात जश प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। जश प्रत्याहार में तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं, अतः बकार जश है, अतः जल को अब जश आदेश हो जाएगा। तो तकार क्योंकि त वर्ग का है तो उसके स्थान पे आने वाला जश भी त वर्ग का होगा, दकार आदेश हो जाएगा। और ऐसे ही कदाचित द्विचक्रिकया, तो यहाँ पर भी तकार जल है, उसके बाद आया हुआ दकार जो है वो त वर्ग का तृतीय वर्ण है, अर्थात वो जश है। तो यहाँ तकार जल के बाद दकार जश आया हुआ है, अतः तकार जल को जश आदेश हो जाएगा, अर्थात दकार आदेश हो जाएगा। इस प्रकार जश्त्व संधि कर लेने के बाद वाक्य बन जाएगा कदाचित बसयानेन गच्छति, तो कदाचित द्विचक्रिकया। आगे वाक्य है
तत्वस्तु तो कस्मिंश्चित ग्रामे स्यात्। यहाँ पर भी तत् के तकार जल के बाद वस्तु का वकार जो है वो अंतस्थ वर्ण होने से अण प्रत्याहार का सदस्य है, अण है, अतः जल के बाद अण आया हुआ है, अतः जल को जश अर्थात तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। और कस्मिंश्चित ग्रामे, यहाँ पर भी कस्मिंश्चित तकार जल है, उसके बाद जो घकार आया हुआ है वो क वर्ग का तृतीय वर्ण है अर्थात जश के अंतर्गत आ जाएगा, अतः जल के बाद जश आया हुआ होने से जल को जश हो जाएगा अर्थात तकार को दकार आदेश हो जाएगा। तो जष्त्व संधि करने के बाद वाक्य बनेगा तद्वस्तु तु कस्मिंश्चित ग्रामे स्यात्। आगे वाक्य है बालकः तस्मात् गृहात् ध्वजम आनयति स्म। यहाँ तस्मात् तकार जल है, उसके बाद गृहात् का जो गकार है वो जश है, कवर का तृतीय वर्ण है, अतः जल को जश आदेश हो जाएगा। और गृहात् ध्वजम, यहाँ पर भी तकार जल है, उसके बाद ध्वजम का जो धकार है वो तवर का चतुर्थ वर्ण है अर्थात जश है, तो जल के बाद जश आया हुआ है अतः जल को जश आदेश हो जाएगा। जष्त्व संधि कर लेने के बाद वाक्य इस प्रकार लिखा जाएगा बालकः तस्माद् गृहाद् ध्वजम आनयति स्म। आगे वाक्य है तत एव नास्ति इदम तो अन्यत ऊरुकम अस्ति। तत एव, यहाँ तकार जल के बाद एकार जो है वो अण प्रत्याहार में आता है अतः जल को जश हो जाएगा। और अन्यत उरुकम, यहाँ पर भी तकार जल है और ऊ जो है वो स्वर होने से अण प्रत्याहार का सदस्य है, अतः जल के बाद अण होने से जल को जश तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। तो जश तो संधि युक्त वाक्य बनेगा तदेव नास्ति इदम तो अन्यद ऊरुकम अस्ति। आगे वाक्य है तेन त्विदम पृथक भाति। पृथक का क है वो क वर्ग का प्रथम वर्ण होने से जल है, उसके बाद भाति का जो भकार है वो प वर्ग का चतुर्थ वर्ण होने से जश है, तो जल के बाद जश आया हुआ है अतः जल को जश अर्थात अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा अर्थात क के स्थान पे घ आदेश होगा। जष्त्व संधि करने के बाद वाक्य इस प्रकार लिखा जाएगा तेन त्विदम पृथक भाति। आगे वाक्य है अन्यत घृतम नास्ति। यहाँ पर अन्यत का तकार जल है और घृतम का घकार कवर का चतुर्थ वर्ण होने से जश है, जल के बाद जश है अतः जल को जश अर्थात तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। जष्त्व संधि के बाद वाक्य इस प्रकार लिखा जाएगा अन्यद घृतम नास्ति। आगे वाक्य है कस्मात् हरिशम आहवयानि। इस वाक्य में कस्मात् का तकार जल है, उसके बाद हरीश का जो हकार है वो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है अतः जल के बाद अण होने से जल को जश हो जाएगा। जष्त्व संधि युक्त वाक्य बनेगा कस्माद् हरीशम आहवयानि। आगे है अन्यत युतकम नास्ति। यहाँ पर भी अन्यत का तकार जल है, उसके बाद युतकम का जो यकार है वो अंतस्थ वर्ण होने से अण प्रत्याहार में आ जाएगा। जल के बाद अण होने से जल को जश हो जाएगा। जष्त्व संधि युक्त वाक्य बनेगा अन्यद युतकम नास्ति। आगे वाक्य है अहम प्रातः कालात रमे। इस वाक्य में भी कालात के तकार जल के बाद रमे का जो रेफ है वो अंतस्थ वर्ण है अतः अण प्रत्याहार में आ जाएगा, तो जल के बाद अण होने से जल को जश हो जाएगा। जष्त्व संधि युक्त वाक्य बनेगा अहम प्रातः कालाद रमे। आगे वाक्य है वयम भ्रमणार्थम षटवादने गृहात यास्यामः। षटवादने, यहाँ षट का जो टकार है वो ट वर्ग का प्रथम वर्ण होने से जल है, उसके बाद वादन का जो वकार है वो अंतस्थ होने से अण है, तो जल के बाद अण होने से जल को जश हो जाएगा। तो जल ट वर्ग का प्रथम वर्ण है अतः जश भी ट वर्ग का तृतीय वर्ण होगा अर्थात टकार के स्थान पर डकार आदेश होगा। और गृहात यास्यामः, तो गृहात तकार जल के बाद यकार अंतस्थ होने से अण है, तो जल के बाद अण होने से जल को जश हो जाएगा। जष्त्व संधि युक्त वाक्य बनेगा वयम भ्रमणार्थम षड्वादने गृहाद यास्यामः। 41वीं कक्षा में संख्या पढ़ते समय हमने देखा था 26, 36 और 46, इनके लिए संस्कृत प्रातिपदिक हैं षड्विंशति, षट्त्रिंशत्, षट्चत्वारिंशत्। यहाँ पर षट्त्रिंशत् और षट्चत्वारिंशत् में तो टकार हैं और षड्विंशति में डकार हैं, तो कब टकार लिखें और कब डकार लिखें ये समस्या थी, तो इस समस्या का समाधान यही जष्त्व संधि है। षड्विंशति में षट टकार जल के बाद विंशति का वकार अंतस्थ होने से अण है, तो जल के बाद अण आया हुआ होने से जल को जश हो गया है अर्थात ट वर्ग के टकार के स्थान पर ट वर्ग का तृतीय वर्ण डकार हो गया है, अतः षड्विंशति में डकार सुनाई पड़ता है। और षट्त्रिंशत् में षट के टकार के बाद त्रिंशत् का जो तकार है
वह त वर्ग का प्रथम वर्ण होने से न तो अण प्रत्याहार में आता है न जश प्रत्याहार में आता है, अतः यहाँ पर टकार जल को जश आदेश नहीं हुआ है। और षट चत्वारिंशत में भी षट के टकार जल के बाद चत्वारिंशत का जो चकार है वो च वर्ग का प्रथम वर्ण होने से न अण है न जश है, अतः यहाँ पर भी टकार जल को जश आदेश नहीं हुआ है, अतः डकार नहीं सुनाई पड़ता, टकार ही रहता है। तो है ना जश्त्व संधि कितनी सरल है, और प्रत्याहार का बोध हो जाने पर तो और सरल हो जाती हैं। अतः आपसे निवेदन है कि प्रत्याहार सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लें, तो आपको प्रत्याहार बनाने आ जाएंगे और प्रत्याहार के माध्यम से संधियों को समझना और याद करना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको जश्त्व संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब आगे से जब कभी भी हम वाक्य लिखेंगे तो जहाँ कहीं भी जश्त्व संधि की संभावना है वहाँ जश्त्व संधि करेंगे। यदि हम जश्त्व संधि नहीं करेंगे तो वाक्य गलत माना जाएगा। संधि करने पर कभी कभी वाक्य रचना थोड़ी बदली सी लगती है, तो आप लोगों को समझने में कठिनाई न हो इस दृष्टि से कभी कभी मैं संधि नहीं करती हूँ, पर आप लोग अवश्य संधि करें जिससे कि आपका अभ्यास बना रहेगा। आइए एक और संधि देख लेते हैं। संधि का नाम है तोरली। वास्तव में तो तोरली यह पाणिनि अष्टाध्यायी का एक सूत्र है संधि करने के लिए। इसी सूत्र के नाम से ही वो संधि पहचानी जाती हैं, क्योंकि ये छोटा सा है नाम जैसा, इसलिए संधि को भी तोरली ही कह देते हैं। संधि समझने से पहले एक छोटी सी बात देख लेते हैं, बहुत सुंदर रोचक बात है, आपको भी आनंद आएगा। मात्रिका समझते समय हमने देखा था कि 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन वर्गों को संस्कृत में कुचु टूतु पू भी कहते हैं। कवर्ग का नाम है कु, चवर्ग का नाम है चु, टवर्ग का नाम है टू, तवर्ग को तू कहते हैं और पवर्ग को पू कहते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्रों में जब वर्ग का निर्देश करना होता है तो एक कुचु टूतु पू का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं तोरली। तोरली में शब्द है तोहो ली, यहाँ पर तोहो का जो विसर्ग है उसको रेफ होकर के तोरली बन गया है। तोहो या षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। जब तोहो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होगा तो प्रातिपदिक क्या होना चाहिए? आप थोड़ा याद कीजिए कि किस प्रातिपदिक के षष्ठी विभक्ति एक वचन के अंत में ओहो ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है? तो निश्चित ही आपने गुरु ही सोचा होगा। गुरु षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है गुरोहो, और यहाँ पर भी तोहो है षष्ठी विभक्ति एक वचन में। तो आप बताइए कि तोहो का प्रातिपदिक क्या होना चाहिए? निश्चित ही तू होगा, और तू का मतलब है तवर्ग। इस प्रकार तोरली इस सूत्र में तवर्ग का निर्देश करने के लिए तू प्रातिपदिक का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार तोहोली का अर्थ होगा तोहो अर्थात तू को, अर्थात तवर्ग को लकार हो जाता है, ली अर्थात लकार बाद में हो तो, अर्थात तू के बाद लकार हो तो तू को लकार हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है अन्यत लिखतु। अन्यत का तकार तवर्ग में आ जाता है और उसके बाद लिखतु का लकार है, तो तवर्ग के बाद लकार आया होने से तवर्ग को लकार आदेश हो जाएगा, अर्थात तकार को लकार हो जाएगा। वाक्य इस प्रकार लिखा जाएगा अन्यल लिखतु। इस लकार को लकार के साथ जोड़ करके लिखेंगे, तब इस प्रकार लिखेंगे अन्यल लिखतु। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अभी हमने जश्त्व संधि देखी थी, तो यहाँ पर देखिए आप अन्यत का जो तकार है वो जल है, और उसके बाद लिखतु का जो लकार है वो अंतस्थ वर्ण होने से अण प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। तो जल के बाद अण होने से जल को यहाँ पर जश आदेश होना चाहिए था, पर त वर्ग के बाद यदि लकार आए तो वहाँ पर जश्त्व संधि नहीं होती है, वहाँ पर तोरली ही होगी। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। पृथक लिखतु। पृथक का ककार जल है और उसके बाद लकार अंतस्थ होने से अण है, अतः यहाँ पर जल के स्थान पर जश अर्थात तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा, तो जश्त्व संधि होकर के वाक्य बनेगा पृथक लिखतु। पर जहाँ तोरली लगेगी वहाँ पर जश्त्व संधि नहीं होगी। एक और वाक्य देखते हैं। भवती कथम एतावत उत लसति। इस वाक्य में एतावत के तकार के बाद उत का उकार है, तो तकार जल के बाद उकार अण आया हुआ होने से तकार को जश आदेश अर्थात धकार हो जाएगा। और उत लसति, यहाँ पर उत के तकार के बाद लसति का लकार है, अर्थात तवर्ग के बाद लकार आया होने से
तवर्ग को लकार अर्थात तकार के स्थान पर लकार हो जाएगा, तो उत्लसति का तोरली होकर के रूप बनेगा उल्लसति। वाक्य बनेगा भवती कथम एतावद उल्लसति। उत्पूर्वक लस धातु प्रसन्न होना अर्थ में है। लसति के रूप पठ के समान ही चलते हैं। 5 लकार में उत्पूर्वक लस धातु के रूप बनेंगे उल्लसति, उल्लसतु, उदलसत, उल्लसेत, उल्लसिष्यति। आप देख सकते हैं लट, लोट, विधिलिंग और लिट यहाँ पर तकार के बाद लकार होने से तकार को लकार हो गया है, पर लंग लकार में उत के बाद अलसत अर्थात अकार आया हुआ है, अण आया हुआ है, अतः तकार जल को जश आदेश होकर के उदलसत बना है, जस्त्व संधि हुई है। तो ये अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पर तोरली होगा वहाँ पर जस्त्व संधि नहीं होगी। ऐसा ही हमने उत्पूर्वक लंग धातु के रूप चलाते समय भी देखा था। लट लकार में उत्पूर्वक लंग धातु का रूप था उल्लंगते और लंग लकार में उत्पूर्वक लंग धातु का रूप था उदलंगत। तो यहाँ पर भी यही अंतर है। उल्लंगते यहाँ पर तोरली संधि हुई है क्योंकि उत के तकार के बाद लंगते का लकार है, तो तवर्ग के बाद लकार है, अतः तवर्ग को लकार आदेश हो गया है। और लंग लकार में उत उपसर्ग के बाद अलंगत अकार आया हुआ है, तो यहाँ पर तकार जल के बाद अकार अण है, अतः तकार जल को जश आदेश अर्थात तृतीय वर्ण आदेश हो गया, अतः रूप बन गया उदलंगत। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तोरली संधि किस प्रकार करनी है। अब जहाँ कहीं भी आपको तोरली करने का अवसर हो आप अवश्य तोरली संधि करें, जिससे कि आपका अभ्यास हो जाए, आपके लिए संधि सहज हो जाए। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये